Hello everyone. We are reading the chapter 3 of history for class 7th. Delhi Sultans के बारे में हम रीड कर रहे थे और अब हम आए हैं टॉपिक चीफ्टैन्स एंड देयर फोर्टिफिकेशन। तो चीफ्टैन्स कौन होते थे? जो बड़े बड़े लोग होते थे, अधिकारी होते थे या जो ऊंची ऊंची पोस्ट पर होते थे, उन्हें चीफ्टैन्स बोला गया है। और फोर्टिफिकेशन यानी वो जो किले या बिल्डिंग्स बनाते थे, किस तरह की उसको फोर्टिफिकेशन कहा गया है यहाँ पर। तो उसके बारे में इब्न बतूता एक ट्रैवलर थे जो मोरक्को से आए थे, अफ्रीका में है मोरक्को। उन्होंने एक्सप्लेन किया है चीफ्टैन्स के बारे में। तो क्या एक्सप्लेन किया है? fortified themselves in mountain, in rocky, uneven, rugged place, as well as in the bamboo groves. In India, the bamboo is not hollow, it's big. तो इन्होंने ये जो जितने भी चीफ्टैन्स थे, इब्न बतूता ने ये कहा है कि इन्होंने अपने आप को माउंटेन्स में फोर्टिफाइड किया हुआ था, यानी इनके जो किले थे, जो महल थे, वो माउंटेन्स पे थे। और ये माउंटेन्स जो है रॉकी थी, अनइवन थी और रग्ड प्लेस थे, मतलब यहाँ जाना बहुत मुश्किल था। और इसके आसपास जो है ये बैम्बू ग्रोव्स लगा कर रखते थे। बैम्बू ग्रोव्स यानी बहुत सारे बांस के पेड़ लगा कर रखते थे इन इंडिया। तो जो इंडिया का जो बैम्बू है वो बहुत अच्छे किस्म का था, वो हॉलो नहीं होता था, बहुत लंबे लंबे बैम्बूज होते थे। इट्स सेवरल पार्ट्स आर सो इंटरवाइंड दैट इवन फायर कैन नॉट अफेक्ट देम एंड दे आर ऑन द होल वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इंडिया के जो बैम्बूज थे, जो कि चीफ्टैन्स के फोर्ट्स के आसपास देखने को मिलते थे, वो बहुत ही मजबूत बैम्बूज थे और कई बार आग भी उन्हें कैच नहीं करती थी। The chieftains live in these forests, which serves them as ramparts, inside which are their cattle and crops. There is water for them within. There is rainwater which collect there. Hence, they cannot be subdued except by powerful armies who entering these forests cut down the bamboos with specially prepared instruments. तो ये कहा गया है कि ये जो थे इन बैम्बू ग्रोव्स के आसपास सेफ थे। बहुत ही पावरफुल आर्मी को अगर करना होता था इनको इन्वेड, तो उसको कट डाउन करने पड़ते थे बैम्बूस पहले, और बैम्बूस को काटने के लिए भी उनको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये तो था इब्न बतूता ने जो हाल डिस्क्राइब किया था चीफ्टैन्स का और उनके फोर्टिफिकेशन का, तो वो हमने रीड किया। और आगे the Mongol under Genghis Khan invade the Transoxania in northeast Iran in 1219 and the Delhi Sultanate faced the onslaught soon after. तो हुआ क्या कि मंगोल जो थे उन्होंने गंगिस खान के अंडर, मतलब गंगिस खान जो है लीडर थे, और उनके अंडर जो है इन्वेड किया था ट्रांसोजानिया को, और नॉर्थ ईस्ट में ईरान के, यानी ईरान तक ये पहुंच गए थे इन 1219। और इन्होंने दिल्ली को भी कैप्चर करने की कोशिश की थी, दिल्ली पर भी आक्रमण किए थे। मंगोल अटैक्ड ऑन दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खलजी एंड द अर्लियर ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रूल। तो इन दोनों रूलर्स के पीरियड में कोशिश की थी मंगोल्स ने कि वो दिल्ली पर अधिकार कर लें। उन्होंने अटैक्स किए थे दिल्ली पे, किन दो रूलर्स के? अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम में। दिस फोर्स्ड आर टू रूलर्स द मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विच पोज्ड ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। अब जब इन्हें मंगोल्स को रोकना था, अपने दुश्मनों को रोकना था, तो ऑब्वियसली इनके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी होनी चाहिए थी। और उस आर्मी को जो है उसके खर्चे उठाने के लिए इनको बहुत ही इनके लिए एक चैलेंज था ये, कि इतनी बड़ी आदमी को रखना और उसका पूरा खर्चा उठाना। इट्स अ चैलेंज फॉर द रूलर्स। लेट अस सी हाउ द टू सल्तनत डेल्ट विद दिस। तो हम देखेंगे आगे, कंपैरिजन भी कह सकते हैं इसको। और ये जो है किस किस तरह के चैलेंजेस आए अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के सामने, वो हम इस पार्ट में रीड करने वाले हैं। तो अलाउद्दीन खलजी का पहले पढ़ेंगे हम। दिल्ली वॉज अटैक्ड ट्वाइस इन 1299 एंड 1300 एंड 1302 to 3। तो दिल्ली को दो बार अटैक किए दिल्ली के ऊपर, जो कि 1299 में किया और 1302 में किया। एज अ डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खलजी रेज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। तो अलाउद्दीन खलजी ने बहुत ही, जब ये अटैक्स हुए तो अलाउद्दीन खलजी ने अपनी सेना को और भी मजबूत किया और भी ज़्यादा बड़ी की अपनी जो आर्मी है।
नेक्स्ट है अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सिरी फॉर हिज सोल्जर्स. उसने अपने सोल्जर्स के लिए एक अलग से टाउन बना दिया था और उस टाउन को नाम दिया था सिरी का, जो कि आजकल दिल्ली में है. The soldier had to fed. This was done through the produce collected as tax from the lands between Ganga and Yamuna. Tax was fixed at 50% of the peasants' yield. तो अब जो सोल्जर्स थे उनको फीड भी करना था, उनको खाना भी चाहिए था, तो ये सब जो है टैक्स कलेक्शन के प्रोसीजर से इनको किया गया. और टैक्स जो है गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र था वहाँ से टैक्स कलेक्ट किया जाता था. और टैक्स जो है उनकी क्रॉप का 50%, जो पीजेंट्स थे उनकी क्रॉप का 50% एज अ टैक्स ले लिया जाता था. नेक्स्ट है सोल्जर्स हैड टू बी पेड अलाउद्दीन. ये अलाउद्दीन खलजी की बात हो रही है. सोल्जर्स हैड टू बी पेड. अलाउद्दीन चोज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरी इन कैश रादर देन इकताज. तो अलाउद्दीन खलजी ने अपने सोल्जर्स को कोई भी ज़मीन या इकता नहीं दी थी, कोई पीस ऑफ लैंड उनको नहीं दिया था, जबकि वो किस में सैलरी कैसे देता था उनको, मनी की फॉर्म में देता था. द सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाईज फ्रॉम द मर्चेंट्स इन दिल्ली एंड इट वाज दस फियर्ड दैट द मर्चेंट्स वुड रेज देयर प्राइजेस. तो सोल्जर्स जितनी भी चीज़ें खरीदते थे, अपनी जो सप्लाई की चीज़ें हैं वो सोल्जर्स को खुद ही खरीदनी पड़ती थी. और सोल्जर्स को ये डर होता था कि कहीं मर्चेंट्स जो हैं, जो व्यापारी हैं, वो चीज़ों के प्राइस ना बढ़ा दें. तो इसको रोकने के लिए अलाउद्दीन खलजी ने क्या किया, कंट्रोल द प्राइजेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली. Prices were carefully surveyed by the officer and merchants who did not sell at prescribed rates was punished. तो अलाउद्दीन खलजी ने सख्त रूल बना दिए कि कोई भी मर्चेंट जो है अपनी चीज़ों के रेट नहीं बढ़ाएगा, और जो बढ़ाएगा उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी. तो ये तो थे अलाउद्दीन खलजी के मेजर, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर थे उसके. और लास्ट में एक कंक्लूजन भी दिया हुआ है. Alauddin's administrative measure was quite successful, and chronicler praised his reign for its cheap prices and efficient supply of goods in the market. He successfully withstood the threat of Mongol invasion. तो अलाउद्दीन के जो मेजर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, जितना उसने संभाला अपने प्रशासन को, तो वो बहुत ही काबिल तारीफ़ था. वो सक्सेसफुल था और उसने चीज़ों के प्राइजेस भी रोक कर रखे, और मंगोलों का इन्वेजन भी उसने रोक कर रखा. तो अब हम मोहम्मद तुगलक के बारे में, ये तो सारा था कि अलाउद्दीन खलजी के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्या थे. अब हम रीड करेंगे कि मोहम्मद तुगलक के रीजन में क्या था और वो किस तरह से डील कर रहा था प्रॉब्लम्स के साथ. The Sultanate was attacked in the early year of Muhammad Tughlaq's region. The Mughal army defeated. Muhammad Tughlaq was confident about the strength of his army and his resources to plan an attack on Transylvania. He therefore raised a large standing army. तो मोहम्मद तुगलक का जब स्टार्टिंग ईयर थे, अर्ली ईयर थे इसके रीजन के, तो बहुत सारे अटैक हुए और मंगोल आर्मी उनमें डिफ़ीट हो गई, हार गई. और उसके बाद जो है तुगलक अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बहुत ही कॉन्फिडेंट था, और इसने ट्रांसुजानिया को अटैक करने का प्लान बना लिया था. ट्रांसुजानिया जो थी वो किसके अंडर थी, मंगोल्स के. तो मंगोल्स का जो ये क्षेत्र था ट्रांसुजानिया, इस पर अटैक करने का प्लान बना लिया था मोहम्मद तुगलक ने. ही देयरफॉर रेज्ड अ स्टैंडिंग आर्मी, और उसने बहुत ही मजबूत एक सेना बना ली थी. Second point is, rather than constructing a new garrison town, the oldest of 4 cities of Delhi was emptied and its residents and soldier garrisoned there. The residents of the old city were sent to the new capital of Daulatabad in the south. अब खलजी ने तो क्या किया था कि उसने बना लिया था एक नया टाउन जिसका नाम रखा था सिरी. लेकिन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली का, ओल्ड दिल्ली का एक पोर्शन जो है खाली करवा लिया था और उसमें सैनिकों को रहने को जगह दी थी. लेकिन उसके जो निवासी थे, जो वहाँ पर ओरिजिनली रहते थे, उनको दौलताबाद शिफ्ट कर दिया गया था, यानी किसी और शहर में उनको शिफ्ट किया गया था. और जो ये ओल्ड दिल्ली का जो एरिया था, इसमें सोल्जर्स को रखा गया था, उसको गैरिसन टाउन बना दिया गया था. उसके बाद है प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी, बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सल्तनत लेवीड एडिशनल टैक्सेस. इट कंसाइडेड विद द
फेमाइन इन द एरिया। तो हुआ क्या कि सोल्जर्स को, अब इतनी लार्ज आर्मी रखेंगे तो सोल्जर्स को फीड कराने के लिए खाना भी चाहिए, उनको उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मनी चाहिए। तो ये किया गया कि जिस एरिया में वो रह रहे थे उसी एरिया से टैक्स कलेक्ट किया गया, बट उससे भी इतनी लार्ज आर्मी को फीड कराना पॉसिबल नहीं था, तो उनके टैक्सेस को ऐड कर दिया गया और ज़्यादा एडिशनल टैक्सेस चार्ज किए गए, और इससे जो है एरिया में फेमाइन की सिचुएशन आ गई, भुखमरी आ गई वहाँ पर। मोहम्मद तुगलक आल्सो पेड हिज सोल्जर कैश सैलरी, but instead of controlling the prices he uses the token currency, somewhat like present day paper currency but made out of cheap metals, not gold and silver। तो मोहम्मद तुगलक भी जो है अपने सोल्जर्स को, जैसे अलाउद्दीन खलजी ने पेड दी थी, मींस करेंसी की फॉर्म में उनको सैलरी दी, बट हुआ क्या, ये प्राइसेस रोकने में सफल नहीं रहा। इसने एक टोकन मनी बना दी। टोकन मनी इन द सेंस के किसी भी धातु के या किसी उसके सिक्के बना दिए। तो उन सिक्कों, अब ये जो सिक्के थे ये चीप क्वालिटी के थे, उतने अच्छे मेटल के नहीं थे और ना तो गोल्ड और सिल्वर के थे। तो लोगों ने इसकी कॉपी बनानी शुरू कर दी और उससे जो है काफ़ी फेक करेंसी आ गई इसके राज में। That were very smart. They saved their gold and silver coins and paid all the taxes with a slate. With the token currency, this cheap currency could also काउंटर फीटेड ईजली। तो ये जो चीप करेंसी है जो बनाई थी तुगलक के रूल में, तो वो उसको लोग आसानी से चीट करने लगे, उसका जो है दूसरा वर्जन आसानी से बनाने लगे। उसके बाद है इसका कंक्लूजन क्या है, मोहम्मद तुगलक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वर अ फेलियर, हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वाज अ डिजास्टर, he then gave up his plans to invade the Transjordania and disband his large army. Meanwhile, his administrative measure created complications. The shifting of people to Daulatabad was resented, and raising the taxes and famine in the Ganga-Yamuna belt led to the widespread rebellion, and finally the token currency had to be recalled। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, एक तो इसका जो प्लान था ट्रांसोजानिया को अपने अंडर लेने का, वो इसको प्लान कैंसिल करना पड़ा क्योंकि कश्मीर में ही इसकी हालत बुरी हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ, जो लोगों को शिफ्ट करने का प्लान था कि जो गैरिसन टाउन बनाकर लोगों को दौलताबाद शिफ्ट किया जा रहा था पुरानी दिल्ली से, वो भी कहीं ना कहीं जो है उल्टा पड़ गया इसका प्लान, क्योंकि लोग जो है वो रेजिस्ट करने लगे। लोगों को गुस्सा आया कि हम इतनी दूर जो है अपना शहर छोड़कर हम इतनी दूर क्यों शिफ्ट हों, तो उससे भी रिबेल हुआ इसके रीजन में। उसके बाद गंगा यमुना बेल्ट में ज़बरदस्ती टैक्सेस लगाए गए लोगों को, उसको लेकर भी लोगों में काफ़ी गुस्सा था। एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल्ड, टोकन करेंसी जो बनाई गई उसको भी वापस लेना पड़ा। तो ये तो थे दोनों के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, किस किस के, खलजी और तुगलक्स के। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रीड करेंगे द सल्तनत इन द 15th and 16th सेंचुरी। तो बने रहिए और डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो वॉच कीजिए। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।